Hi everyone, good evening all of you and welcome to our YouTube channel Library Science with Rakesh मीणा सर and our team। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सब इस बात से अवगत हो चुके हैं कि अब हमने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी टेस्ट सीरीज़ रेगुलर लाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अब हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज अर्थात हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी के लिए लाभप्रद है। दोस्तों, इसी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही नई नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तथा वीडियोस में कमेंट करना कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम से संबंधित है, लाइब्रेरियन के रिगार्डिंग। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारिए तथा आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू रखना है। दोस्तों, ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपको पढ़ाई का अतिरिक्त समय मिला है, तो आप इस समय को ऐसे ही व्यस्त ना करें। दोस्तों, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। आने वाले टाइम में वैकेंसियाँ खूब आएगी, लेकिन आपको तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, कंटिन्यू बने रहे, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा सर। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऑप्शन 1 इज़ टू प्रमोट गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, ऑप्शन 2 इज़ द टू प्रमोट academic library services, option 3 is the to promote technical library services, option 4 is the to promote public library services। ऑप्शन हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगा, राजा राम मोहन राय जो पुस्तकालय है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको इनमें चारों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप फटाफट आंसर टाइप कीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊँगा। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। यस गाइज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। यस, इज टू एक्सपेंड पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर लाइब्रेरियंस। It is work under the Ministry of Culture in Government of India and it is central autonomous organization and it was established in the year of May 1972. Yes guys. That is the correct answer of option number 4. Next question is the question number 10. Universal availability of publications, short form is UAP, program is related to whom? Option 1 is International Federation of Library Associations and Institutions, that means IFLA. Second is Indian Library Association, that means ILA. Third is Indian Association of Special Libraries and Information Center, that means ISLIC. And fourth option is American Library Association, that means ALA. तो दोस्तों, इसका हिंदी वर्जन बताना चाहूँगा क्वेश्चन का कि जो प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता है, यानी ये एक प्रोग्राम है जो किसके अकॉर्डिंग या किसके अंडर कंडक्ट किया जाता है, वो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरियन परीक्षार्थियों का फ़ायदा हो सके दोस्तों। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 1. Option number 1 is denoted by International Federation of Library Association and Institution, that means IFLA. IFLA it is a international program and it is a core program of IFLA. Next question is the question number 3.
It is a common question guys and asked many different examination regarding to the library field. In which year Indian Library Association was established? भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन 1 इज़ द 1933, ऑप्शन 2 इज़ द 1931, ऑप्शन 3 इज़ द 1935 एंड ऑप्शन डी इज़ द 1928. सो गाइज टिक द करेक्ट एंड राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में ILA की बहुत बड़ी भूमिका है कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ ILA से लेकर हमारे लाइब्रेरियन का वो बहुत अहम भूमिका निभाता है. तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप सभी इस बात से अवगत है. इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. जी दोस्तों, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में की गई थी. अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की. इसकी स्थापना फर्स्ट ऑल इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कोलकाता में जो आयोजित की गई थी सितंबर 93 में, वहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ था. जी दोस्तों, सितंबर 1933. एंड इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो प्रोफेसर BD कुंबर हैं और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर ON चुबे है. डॉक्टर ON चुबे माने जाते हैं. और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ILA के जो पब्लिकेशंस माने जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है ILA न्यूज़लेटर और एक होता है ILA जनरल, जिसको ILA जनरल को हम ILA जिला के नाम से जाना जाता है, यानी जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दैट मीन्स जिला. ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 4. अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट विच पैलेस? द ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 इज़ द ह्यूस्टन, ऑप्शन 2 इज़ द लॉस एंजल्स, ऑप्शन 3 इज़ द शिकागो, ऑप्शन 4 इज़ द न्यूयॉर्क. अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी को लग रहा है, फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दीजिए बिना किसी रुकावट के, और जल्दी से देखते हैं कि कौन फटाफट आंसर अपना लिखता है. द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. यस गाइज, शिकागो इज हेडक्वार्टर ऑफ ILA. बात कर लेते हैं ALA से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की. जो ALA का फॉर्मेशन या फाउंडेशन है वो आपके 6 अक्टूबर 1876 में हुआ था दोस्तों. एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड 6 अक्टूबर 1876 एंड प्रेजेंट हेडक्वार्टर ऑफ शिकागो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड दैट इज करंटली प्रेसिडेंट ऑफ J.C. Jefferson. Next question is the question number 5. Question number 5 is what is library consortium? पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? ऑप्शन 1 इज़ द शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क. ऑप्शन 2 इज़ ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग. ऑप्शन 3 इज़ द क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी इज़ द लाइब्रेरी सर्विस फॉर 24 आवर्स. दोस्तों ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने है और आपको इन चारों में से जो सूटेबल आंसर लग रहा है उसका आप जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. ऑप्शन 1 कहता है कि शेयरिंग द रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अदर लाइब्रेरी थ्रू नेटवर्क, यानी पुस्तकालय नेटवर्क के द्वारा एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी के अंदर संसाधनों का आदान प्रदान करना पुस्तकालय कंसोर्टियम माना जाता है. दूसरा है ऑप्शन ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगी, यानी मुक्त द्वार प्रणाली, अर्थात बिना किसी शुल्क के कैटलॉग का अध्ययन करना या ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस के द्वारा कैटलॉग बनाना पुस्तकालय कंसोर्टियम माना जाएगा. थर्ड ऑप्शन होता है क्लासिफिकेशन करना, यानी अर्थात वर्गीकरण करना पुस्तकालय कंसोर्टियम है. और फोर्थ ऑप्शन है कि पुस्तकालय सर्विस, अर्थात पुस्तकालय में जो सेवाएं दी जाती है वो 24 घंटे के लिए होती है, तो क्या उसे पुस्तकालय कंसोर्टियम कहा जा सकता है? आपको इन सब में से जो करेक्ट आंसर लग रहा है दोस्तों उसमें आप अपना जवाब दे सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माय व्यू इज़ ऑप्शन नंबर 1.
ऑप्शन नंबर ए 1 इज डिनोटेड बाय शेयरिंग द रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क, यानी पुस्तकालय नेटवर्क के द्वारा एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में संसाधनों का आदान प्रदान करना ही पुस्तकालय कंसोर्टियम माना जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? अब मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहूँगा। हु कंट्रीब्यूट इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस टाइम? ऑप्शन 1 इज महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन 2 इज महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड, ऑप्शन 3 इज महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, ऑप्शन 4 इज महाराजन फतेह सिंह राव गायकवाड़ सेकेंड। सो गाइज, आप सभी को पता है कि हम जो पुस्तकालय में आंदोलन में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है या पुस्तकालय के विकास में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा, वो बड़ौदा के महाराजा कौन से थे? महाराजा गायकवाड़ थर्ड। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इन्होंने ही भारत में पुस्तकालय संघ या बड़ौदा में पुस्तकालय संघ और पुस्तकालय सूचना विज्ञान के बारे में नई नई बातों की खोजबीन करने के लिए बाहर से पुस्तकालय अध्यक्षों को बुलाकर भारत में पुस्तकालय सूचना एवं विज्ञान के बारे में विकास हेतु अपने अथक प्रयास किए थे दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7। नेशनल लाइब्रेरी वीक इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन 1 इज़ 14 to 20 अगस्त, ऑप्शन 2 इज़ 14 to 20 जुलाई, ऑप्शन 3 इज़ 14 to 20 नवंबर एंड ऑप्शन डी इज़ 14 to 20 दिसंबर। दोस्तों, भारत में पुस्तकालय जो सप्ताह मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सब बातों को डिस्कस करने से पहले आप इसका जो करेक्ट आंसर मान रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप टाइप कर दीजिए दोस्तों। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। श्योर दोस्तों, 14 से 20 नवंबर में भारत में पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन किया जाता है या मनाया जाता है। जो फर्स्ट टाइम पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन किया गया था वो 1958 से लाइब्रेरी वीक का आयोजन किया जा रहा है बाय ILA के थ्रू। यानी पुस्तकालय सप्ताह का किसके द्वारा मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। ILA के द्वारा पुस्तकालय सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच रजिस्टर इज द रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड टू बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी? ये ऑप्शन 1 इज द बुक इशू रजिस्टर, ऑप्शन 2 इज द विडेड आउट रजिस्टर, ऑप्शन 3 इज द स्टॉक रजिस्टर, ऑप्शन 4 इज द ऑक्सीजन रजिस्टर। पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? द ऑप्शंस आर, सो गाइज प्लीज टिक द करेक्ट एंड राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इमीडिएटली एंड कमेंट in description box. The correct answer for that question is option number 4 is the correct answer. दोस्तों, ऑक्सीजन जो रजिस्टर होता है वो एक पुस्तकालय में पुस्तकालयों की उपलब्धता से संबंधित एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। इसमें पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के बारे में जानकारी दी जाती है और पता चलता है कि कौन से वर्जन, कौन से समय और कौन से टाइम में कौन सी पुस्तक इसमें उपलब्ध होगी। सभी जानकारियाँ इसमें उपलब्ध होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 इज द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। इन विच ईयर न्यूज़पेपर वर इंक्लूड आफ्टर अमेंडमेंट्स इन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। यानी जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है 1954 है, उसमें कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को भी सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन 1 इज़ द 1955, ऑप्शन 2 इज़ द 1956, ऑप्शन 3 इज़ द 1957, ऑप्शन 4 इज़ द 1958। सो गाइज टिक द करेक्ट एंड राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। दोस्तों, जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी अपने आंसर को फटाफट मैच कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। 1956 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट था वो कब आया था 1954 में, फिर उसके बाद में 2 साल बाद इसमें अमेंडमेंट्स किए गए 1956 के अंदर। इसमें न्यूज़पेपर को भी इंक्लूड कर लिया गया था किसमें, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 10th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन and information resources, that means NISCARE, came into existence by merger of which two of the following institutions? राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान NISCARE निम्न में से किन 2 संस्थानों को विलय करके बनाया गया, यानी किन 2 संस्थानों को विलय करके NISCARE का स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका निस्कॉम और नेक्सडॉक को, ऑप्शन नंबर 2 है नेस्डॉक और इंसडॉक को, ऑप्शन नंबर 3 है आपका निस्कॉम और इंसडॉक को, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका नेस्डॉक और निस्कॉम को। दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यस गाइज, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। National Institute of Science and Communication, that means NISCOM, and Indian National Scientific Documentation Center, that means INSDOC. We are merging that formation of NISCARE. दोस्तों हम इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देखना चाहेंगे। जो निस्कॉम है आपके, निस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? 1951 में दोस्तों। 1951 में निस्कॉम की स्थापना हुई थी, और नेस्डॉक की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। बात कर लेते हैं इंसडॉक की स्थापना की। तो इंसडॉक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूँगा 1952 में इंसडॉक की स्थापना की गई थी। और अंतिम बात कर लेते हैं हम निस्केयर की। जो निस्केयर की स्थापना थी, इन दोनों संगठनों का विलय करके 30 सितंबर 2002 को, यस गाइज, 13 सितंबर 2002 को निस्केयर की स्थापना की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। टेक 260 इन मार्क 21 मार्क्स। मार्क 21 में टेक 260 किसको दर्शाता है? ऑप्शन 1 इज़ द एडिशन, ऑप्शन 2 इज़ द पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन 3 इज़ द फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन 4 इज़ ए टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग। सो गाइज, जो भी आप अपना उत्तर समझ पा रहे हैं या जो आपको जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। आप लोग जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह टेस्ट सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी, और ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। रोज़ाना रात 9 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, और उसमें हम पुस्तकालय के सभी एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्नोत्तरी 3 चालू कर रखी है हमने दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अपने सभी दोस्तों को, सभी परीक्षार्थियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने का कष्ट करें दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यस गाइज, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। जो मार्क 21 में 260 टैग है वो किसको दर्शाता है? पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किसी प्रविधि से प्राप्त कर सकते हैं? बाय विच एंट्री यू विल गेट मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए बुक। ऑप्शन 1 इज़ सब्जेक्ट एंट्री, ऑप्शन 2 इज़ द मेन एंट्री, ऑप्शन 3 इज़ क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ऑप्शन 4 इज़ द क्लास इंडेक्स एंट्री। दोस्तों फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। मुझे पता है आप सभी को इसका आंसर पता है। तो दोस्तों ये आप किस क्लास से, राकेश मीणा सर के चैनल पे, और राकेश मीणा सर और हमारे स्टूडेंट को सभी आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करने होंगे दोस्तों। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ मेन एंट्री। यस दोस्तों, मेन एंट्री के बारे में आप
किसी भी पुस्तक के बारे में सूचना है या आप प्राप्त कर सकते हैं किससे, मेन एंट्री से। मेन एंट्री विल बी प्रोवाइड एनी बुक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट BT सिंबल्स डिनोट्स इन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में प्रयुक्त BT प्रतीक क्या दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन 1 इज़ ब्लॉक टर्म, ऑप्शन 2 इज़ बेस टर्म, ऑप्शन 3 इज़ बॉर्डर टर्म एंड ऑप्शन 4 इज़ बैक टर्म। दोस्तों ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आपने सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स के बारे में पढ़ा होगा या आपने जब BLIs और MLIs कर रहे थे तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स में दिया गया है, तो वो आपको अगर याद होगा तो आप इस आंसर को कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें अपने अनुमान भी दर्शा सकते हैं। जो आपको राइट आंसर लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, दैट मीन्स बॉर्डर ट्रिम। Next is the question number 14th. Question number 14th is it is generally asked in a library examination. So read the carefully guys. What is the standard size of catalog card for entries of books? पुस्तकालय की प्रविष्टि हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है। ऑप्शन 1 इज़ 12 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 इज़ द 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 इज़ द 11.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 इज़ द 11.5 cm बाय 7 सेंटीमीटर। सो दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से राइट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इसका जवाब पता होगा। आपने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा क्योंकि लाइब्रेरी के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। The correct answer for that question is option number 2. Option number 2 is correct answer for that question. Yes guys, 12.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर कैटलॉग कार्ड का एक मानक साइज होता है दोस्तों। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15th. How will you represent time period at 1987 to 2009 in colon classification scheme? अवधि 1987 से 2019 को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आपने लाइब्रेरी में कॉलन क्लासिफिकेशन बुक्स का अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे सॉल्यूशन किया है या उसको प्रैक्टिकल सोल्व किए हैं तो आप इस सवाल का ईजिली आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे दोस्तों। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताना चाहूँगा दोस्तों। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर दोस्तों। P19 and 1987 that is the correct answer for this question. Okay, fine. Next is the question number 16. Which type of notation is used in colon classification scheme? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो कॉलन क्लासिफिकेशन पद्धति है यानी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है उसमें किस प्रकार के अंकन प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन 1 इज़ प्योर नोटेशन, ऑप्शन 2 इज़ मिक्स्ड नोटेशन, ऑप्शन 3 इज़ ग्रुप नोटेशन और ऑप्शन 4 इज़ नंबर नोटेशन। दोस्तों प्योर नोटेशन के अंदर यानी शुद्ध अंकन के अंदर एक ही प्रकार के शब्दों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मिक्स नोटेशन के अंदर मल्टीपल यानी मिक्स टाइप के नोटेशन यूज़ किए जाते हैं। एंड 3 and 4th इज़ ऑप्शंस आर नोटेशन टाइप्स। सो दोस्तों सभी आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, मिक्स्ड नोटेशन, यानी इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल बेसिस पे प्रयोग किया गया था दोस्तों। Next is question number 17th. According to colon classification in faceted formula of O, literature P, faceted denotes to which term? That means one option is writer, second is type of literature, third is language, fourth is edition. द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र में यानी मेन क्लास पी फेसेड में किस पद को प्रदर्शित करता है। दोस्तों अगर आपने PMEST के नियम अच्छे से पढ़े होंगे और मेन क्लास CC की अच्छे से पढ़ी है तो आप इस आंसर का सवाल का आंसर जल्दी से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में।
मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूं दोस्तों। जल्दी से आपके जो भी सवाल हैं, क्या इसका जो भी आंसर आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर दीजिए दोस्तों। फिर मैं आप सभी को इसका राइट आंसर बताना चाहूँगा। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़, जल्दी दोस्तों, जल्दी से फटाफट आप अपने जवाब दे दीजिए। द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज़ ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज़ लैंग्वेज इज़ डिनोटेड ऑफ P term in PMST formula basis of or literature. Next is the question number 18th. Match of the following classification scheme according to their first publication year. निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनको प्रथम प्रकाशित वर्षों के अनुसार दर्शाइए। DDC डवे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम, द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। ईयर्स आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन 1 इज़ 1895, सेकेंड इज़ 1876, ऑप्शन 3 इज़ 1935 एंड ऑप्शन 4 इज़ 1933। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो DDC फर्स्ट टाइम जो आया था इसका एडिशन, वो 1876 में आप सभी को पता है, तो एक का सेकंड हो जाएगा। और बात कर लेते हैं हम UDC की। जो UDC फार्मूला है, या UDC जो स्कीम है, फर्स्ट टाइम जब आई थी दोस्तों, और जो कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है उसका फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन हुआ था वो 1933 में हुआ था। एंड द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम, उसका जो फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन हुआ था दोस्तों, वो सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज, वो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। Next question is the question number 19th. According to colon classification to form class number for biography of Prime Minister, which SCI is used? Option 1 is V, option 2 is W, option 3 is Y7, option 4 is K. So guys, tick the correct and right answer for that question guys. The correct answer for this question is option number 3. Option number 3 is Y7. And the next question of test series is question number 20. In chain procedure, subject heading of a document is derived from whom? Option 1 is call number of document, option 2 is class number of document, option 3 is collection number of document, option 4 is accession number of document. श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे संबोधित किया जाता है दोस्तों, या किससे बनाया जाता है? दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग्स को बना सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। आप सभी यह वीडियो सभी ग्रुप्स में शेयर कर देवे। धन्यवाद दोस्तों।